तवील वक्फे के बाद MBG स्पीक्स में खुशामदीद। इस दौरान बहुत से वाक़यात पेश आए, लेकिन तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान की पुरस्रार अंदाज में गिरफ़्तारी और फिर रिहाई अभी तक मुअम्मा बनी हुई है। उन्हें किसकी ख्वाहिश और फरमाइश पर गिरफ़्तार किया गया और उनकी रिहाई कैसे अमल में आई, इस हवाले से न सिर्फ भांत भांत के तबसरे हो रहे हैं, बल्कि मार्केट में बहुत सी थ्योरियाँ ज़ेर गर्दिश हैं। उनमें से एक थ्योरी ये है कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है किसी ढील या फिर डील के नतीजे में तहरीक इंसाफ के सरबरा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रिहा किया गया है। जिस तरह से उन्हें सुप्रीम कोर्ट से और फिर हाई कोर्ट से और दीगर अदालतों से रिलीफ़ मिला है, उससे तो कम अज़ कम यही तासुर बनता है। लेकिन हकीकत क्या है? क्या कोई ढील या डील हुई है या फिर ये मामला कुछ और है? इस हवाले से आज के शो में हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा कोर कमांडर लाहौर सलमान फ़याज़ गनी को तब्दील करके फ़याज़ हुसैन शाह को कोर कमांडर लाहौर तैनात कर दिया गया है। और एक परसेप्शन ये है कि कोर कमांडर हाउस लाहौर पे जो हमला हुआ था उसके लिए दरअसल उन्होंने ख़ुद सहूलतकारी की थी और इसी पादाश में कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फ़याज़ गनी को उनके ओहदे से हटा दिया गया, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया सज़ा के तौर पे, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह को उनकी जगह कोर कमांडर लाहौर तैनात कर दिया गया। इस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है, और ये जितने मौज़ूआत हैं हम कोशिश करेंगे कि आज के इस शो में इनका अहाता करें और जानने की कोशिश करें कि दरअसल हुआ क्या था। तो पहला मामला तो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी और फिर रिहाई का है। इतलात ये थी कि 9 मई को जिस दिन इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, उससे 1-2 दिन पहले ही जितने भी बाख़बर सहाफ़ी हैं वो अपने तौर पे उन्हें ये मालूम हो गया था, हालात का रुख देख के ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि इमरान खान साहब शायद आज इस्लामाबाद जाएं लेकिन वापस ना आ पाएँ और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए। इस हवाले से इतलात तो ये थी कि जैसे ही वो इस्लामाबाद टोल प्लाज़े पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे उन्हें धर लिया जाएगा और गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन वहाँ उनकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचने दिया गया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से जो है रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में लिया। तो इहाता अदालत से जिस तरह इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, तो उससे यूँ लगा कि जैसे पहले ही वहाँ से गिरफ़्तार करके इमरान खान साहब के लिए गुंजाइश छोड़ दी गई, उनको एक कानूनी रास्ता जो है वो फ़राहम कर दिया गया, और फिर इसी का फ़ायदा उठाते हुए उनके जो वकला हैं उन्होंने आला अदालतों से रजू किया और अदालत से ये इस्तदा की, सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की गई कि इहाता अदालत के अंदर से गिरफ़्तारी जो है वो गैर कानूनी है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी जवाज़ को तस्लीम करते हुए इमरान खान साहब को जो है वो रिहा कर दिया। एक दिन के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का मेहमान बनाया गया और फिर ये मामला जो है मज़ीद इंसाफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रेफ़र कर दिया गया, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सबकत ले जाने की कोशिश की, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इंसाफ फराहम किया था तहरीक इंसाफ के सरबराह को, उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ और उससे ज़्यादा हैरानकुन इंसाफ जो है वो फराहम किया गया। और इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ थ्योरियाँ ज़ेर गर्दिश हैं। ज़ाहिर है जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ़ मिला, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ़ मिला, सिर्फ यही नहीं बल्कि मकामी अदालतों से भी इमरान खान साहब को जो रिलीफ़ मिल रहा है, एक तरफ जो तोशा खाना केस है उसमें फ़ौजदारी कार्रवाई के हवाले से इमरान खान साहब स्टे आर्डर लेने में कामयाब रहे, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ़ मिला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें इस तरह से रिलीफ़ मिला कि कहा गया कि जो मुस्तकबिल में भी कोई मुकदमात दर्ज होंगे वो मुकदमात दर्ज करके भी इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन यानी कहने का मतलब ये है कि जो मुकदमात दर्ज होने हैं उनमें भी इमरान खान साहब को पेशगी ज़मानत जो है वो दे दी गई। इसी तरह इद्दत में निकाह का जो केस था इस्लामाबाद की मकामी अदालत में, इस हवाले से सुनने में आ रहा था कि जो खुफिया हाथ हैं वो बड़े सरगर्म हैं, और जिस तरह इस केस की प्रोसीडिंग हो रही थी तो लग रहा था कि ये केस शायद इसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन उस केस को भी मकामी अदालत के जो जज हैं उन्होंने अपने दायरा कार से बाहर करार देते हुए जो है वो ख़ारिज कर दिया। तो जिस तरह से ये मुकदमात में इमरान खान साहब को आला अदालतों से और फिर मातहत अदालतों से रिलीफ़ मिल रहा है,
और जिस तरह से वो गए और जिस तरह से वो आए, तो उससे एक तासुर ये बना कि शायद उनकी कोई डील हो गई है, उनके कोई मामलात तय हो गए हैं और इसी बुनियाद पे उन्हें जो है वो रिहा किया गया है। और जब इमरान खान साहब ने बाहर आके ये कहा कि आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर के साथ उनके वो अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं और उनकी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि वो हुकूमत में आने के बाद उनसे ताल्लुकात ख़राब करेंगे, और वो ये पैगाम पहले भी पहुंचा चुके हैं। इमरान खान साहब ने जो है वो ये पब्लिकली जब बात की रिहा होने के बाद, तो उससे ये तासुर जो है वो मज़ीद पुख्ता हुआ कि शायद उनकी कोई डील हुई है उनकी, और या कोई बातचीत ऐसी हुई है जिसके नतीजे में ढील दी गई है, या कोई मामला तय पा गए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या फिर कहीं ऐसा हुआ है कि उनका कोई सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर दिया गया। दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं उनका मौक़िफ़ ये है, एक और थ्योरी जो है वो मार्केट में ये है कि जी इमरान खान साहब को गिरफ़्तार तो कर लिया, लेकिन उसके बाद मामलात संभाले नहीं गए। जिस तरह से एहतजाज हुआ, जिस तरह से जलाओ घेराव हुआ, जिस तरह से तोड़ फोड़ की गई, जिस तरह से लोग बाहर निकले, उसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हो गई और अल्टीमेटली उन्हें जो है वो रिहा कर दिया गया। तो इस तरह की जो दो थ्योरियाँ हैं, वो मुतज़ाद किस्म की जो थ्योरियाँ हैं वो मार्केट में ज़ेर गर्दिश हैं। लेकिन मेरी जो इत्तलाआत हैं, मेरी जो मालूमात हैं और उनके नतीजे में मेरा जो ओपिनियन है इस हवाले से वो ये है कि मैं समझता हूँ कि ये दोनों थ्योरियाँ जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, और वाक़याती एतबार से जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ना तो उनकी कोई डील हुई है, ना उन्हें किसी किस्म की ढील दी गई है, ना उनका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, और ना ही ऐसा मुमकिन है ये जो उनके चाहने वालों का ये जो तासुर है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने घुटने टेक दिए, गिरफ्तारी के बाद जो रद्द-ए-अमल आया, जो दबाव आया, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सका। तो ये सारी बातें जो हैं वो मेरे ख़्याल में ये दुरुस्त नहीं हैं। असल बात क्या है मेरे नज़दीक, वो असल बात जो है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से मामलात संभाले नहीं जा रहे, हैंडल नहीं हो रहे, मिसमैनेज हो रहे हैं। और मिसमैनेज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कुछ अरसा इस्टेब्लिशमेंट जब न्यूट्रल रही है, और चाहे वो अदलिया का किरदार हो, मीडिया का किरदार हो, या जहाँ जहाँ से पहले हाथ मरोड़ के, बाजू मरोड़ के जो है वो फ़ैसले करवाए जाते थे और फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाया जाता था, जब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई और कोई मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से कोई गाइडलाइंस नहीं दी जाती रहीं, बल्कि जब वहाँ से पूछा जाता था कि जी इस मामले का क्या करना है, तो वहाँ से या तो जवाब नहीं आता था, या फिर जवाब आता था तो ये कहा जाता था कि जी जिस तरह आप मुनासिब समझें आप आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फ़ैसला करें। यही जवाब अदलिया को मिला, यही जो है मीडिया को मिलता रहा, और यही जो है वो पॉलिटिशियंस को मिलता रहा। तो ये जो कुछ अरसा इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रही है, गैर जानिबदार रही है, तो उसके नतीजे में जिस तरह बाकी तबकात को ये एहसास हुआ है, तो उसी तरह शायद जज साहबान को भी ये अंदाज़ा हो गया है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर लेंगे, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो उसके नतीजे में ये वो सूरत हाल जो अभी हमें देखने को मिल रही है वो पैदा हुई है, और जिसको कहते हैं कि जुडिशरी को मैनेज करना जो है वो अब एस्टेब्लिशमेंट के बस की बात जो है वो नहीं रही। क्योंकि अभी भी जो मामलात जिस तरह से चलाए जा रहे हैं, अगरचे अब मुकम्मल तौर पे एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार या न्यूट्रल नहीं रही, लेकिन उस तरह से मुतहर्रिक और फ़ाल भी नहीं है जिस तरह 2016, 17, 18, 19, 20 ये 3-4 साल के दौरान जिस तरह का ज़माना, जिस तरह का दौर हमने देखा और जिस तरह से उन मामलात को हैंडल किया जाता रहा है, उस तरह से भी मामलात हैंडल नहीं किए जा रहे। और जनरल आसिम मुनीर के पास कोई फैज़ हमीद नहीं है, वो ना तो वो उस तरह का इन्वायरमेंट है, ना तो उस तरह की हुकूमत है, ना उस तरह से दोनों सेम पेज पे हैं, और ना उस तरह की शख्सियत जो है वो उनके पास मौजूद है। पहले तो जो होता था कि जी जाके या फाइलें सामने रख दी जाती थी, या वीडियोज़ जो है वो दिखा दी जाती थी, और कहा जाता था कि जनाब देख लें, अब जो बॉल है वो आपकी कोर्ट में है, आपने क्या फ़ैसला करना है, आपकी मर्ज़ी जनाब। तो इस तरह से जो है वो फ़ैसले लिए जाते थे, इस तरह से चीज़ें जो है वो मैनेज की जाती थी। अब भी मुलाकातें की जाती हैं, दरख्वास्तें की जाती हैं, लेकिन उनका अंदाज़
उनका लबो लहजा जो है वो और है। अब ये कहा जाता है जाके कि सर देखें ना जी, हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे, मुल्की मफाद का मामला है, अगर यूँ कर लिया जाए तो जो है वो बेहतर होगा। तो वो जो दरख्वास्तें हैं, उन दरख्वास्तों के साथ वही सलूक होता है जो बिलुम दरख्वास्त गुज़ार के साथ जो है वो किया जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि मामलात जो हैं वो हैंडल नहीं हो रहे, मैनेज नहीं हो रहे एस्टेब्लिशमेंट से, जिसकी वजह से जो है इमरान खान साहब बहुत जल्दी जो है वो बाहर हो गए हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि कोई डील हो गई है या कोई ढील दी है एस्टेब्लिशमेंट ने या फिर दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये तासुर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई अब जिस नहज पे पहुंच चुकी है इसमें कोई दरमियानी रास्ता नहीं है, इसमें कोई सुलह सफाई की, को एग्जिस्टेंस की जो है वो कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। इसमें अब किसी न एक फ़रीक को मुकम्मल शिकस्त होनी ही होनी है। तो लिहाजा इस लड़ाई में ना इमरान खान साहब पीछे जा सकते हैं और ना एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे जा सकती है। सवाल ये है कि होगा क्या। अब ज़ाहिर है इसका एक हल जो है वो ये है कि मामला जब आपके अख्तियार से, आपके हाथ से निकल रहे हों, मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसल रही हों चीज़ें, तो फिर आप खुद आके बैठ जाएं और मार्शल लॉ लगा दें और मामला संभाल लें और फिर मामला को जो है वो कंट्रोल कर लें। तो ये ऑप्शन जो है ये काबिल गौर नहीं है और ना ही ये काबिल अमल है और ना ही इस पर अमल दरामद हो रहा है। होगा क्या? मुझे लग रहा है कि जी वही तारीख़ का पहिया जो है उल्टी सिमत को चलने को जो है वो तैयार है और ये बड़ी बदकिस्मती होगी। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि मैं इस पर खुश नहीं हूँ इस सूरत हाल पे। मुझे लग रहा है कि आने वाले चंद माह के दौरान कोई और फैज़ हमीद जो है वो उभर कर सामने आएगा, उसे लाया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये जो न्यूट्रलिज़म का चोला है ये शायद उतार फेंके और उसी तरह से कूद के मैदान में आ जाए जिस तरह से हमने देखा 2016, 17, 18, 19, 20 इन 4 साल के दौरान जो एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो किरदार रहा है। और इसके लिए हुकूमत भी से भी कहा जाएगा कि जी आपको हमारी पूरी सपोर्ट है और आप जिस तरह से जो भी करना चाहें वो कर लें। मिसाल के तौर पे एमरजेंसी का मामला जो है वो जो हो रहा है, अगर उसमें कुछ मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल अब आने वाले हालात जो हैं वो मुझे कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी कोई मामला तय पा गए हैं तो ऐसी बात जो है वो नहीं है। दूसरा जो अहम सवाल है जिसका शुरू में मैंने जिक्र किया वो ये कि जी कोर कमांडर लाहौर जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फ़याज़ गनी, उन्हें हटा के लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह को कोर कमांडर लाहौर तैनात कर दिया गया है। अब इस पर मुख्तलिफ जो है वो थ्योरियाँ हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फ़याज़ गनी हैं ये इनका शुमार सीनियर कोर कमांडर्स में होता है। 25 नवंबर 2020 को इन्हें जो है वो प्रमोशन मिली थी। इनके साथ दीगर जो इनके कोलीग्स हैं, सरदार हसन अज़हर हयात, वो भी इनके साथ बतौर लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हुए थे, वो अब कोर कमांडर पेशावर हैं। उस वक्त के DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर जो हैं वो भी लेफ्टिनेंट जनरल बनाए गए थे, वो अभी कोर कमांडर कोयटा हैं। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो हैं वो भी इनके साथ प्रमोट हुए थे, वो कोर कमांडर कोयटा बनाए गए थे, लेकिन वो एक फ़ज़ाई हादसे में शहीद हो गए। इसी तरह मेजर जनरल अख्तर नवाज़ जो हैं वो भी इनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो बने थे। 25 नवंबर 2020 को इनकी प्रमोशन हुई थी। यानी कहने का मतलब है कि 4 साल इनके पूरे होने को हैं। अगले साल 2024 के आखिर में जो है इन्होंने वो रिटायर होना है। जबकि जिन्हें अभी कोर कमांडर लाहौर बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह, इनके प्रमोशन जो है वो चंद माह पहले ही हुई है। 12 अक्टूबर 2022 को जो उस वक्त के आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने जो हरकत की है जिसकी माजी में मेरा नहीं ख्याल कि कोई मिसाल मिलती है, वो ये कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से 1 महीना पहले 12 अक्टूबर 2022 को एक साथ 12 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पे प्रमोट कर दिया, ताकि उनके जाने के बाद भी उनके जो हम नवा हैं वही अहम ओहदों पे जो है वो मुतमक्कन रहें। और उस वक़्त तक इतनी सीटें अभी अवेलेबल ही नहीं थी। जिन जनरलों ने मुस्तकबिल में रिटायर होना था उनकी जगह भी जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं उन्होंने पहले से प्रमोशन जो हैं वो कर दी। यही वजह है कि अभी तक जो नए आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने अपने इब्तदाई 5 माह के दौरान जो है वो अभी तक किसी किस्म की कोई प्रमोशन जो है वो नहीं की। तो 12 अक्टूबर 2022 को जो जनरल प्रमोट हुए थे, जिनमें उस वक्त के DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार,
मेजर जनरल नुमान ज़करिया, मेजर जनरल इनाम हैदर मलिक जो साबिक कोर कमांडर रावलपिंडी GM मलिक के साहबजादे हैं, और मेजर जनरल फ़याज़ हुसैन शाह, ये सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे 12 जो मेजर जनरल हैं उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पे प्रमोट किया गया था। अब आते हैं असल सवाल की तरफ कि जी 9 मई को लाहौर में क्या हुआ। क्या कोर कमांडर लाहौर जो हैं उन्होंने ख़ुद ही मुजाहिरीन को अपने घर मदऊ किया और हमला होने दिया, इस बुनियाद पे उन्हें हटाया गया है, या फिर नाअहली की बुनियाद पे जो है वो उनका तबादला किया गया है? तो जनाब मामला कुछ यूँ है कि जो ही इमरान खान साहब के गिरफ़्तार होने की खबर फैली तो उनके जो चाहने वाले हैं वो लिबर्टी चौक में जमा होना शुरू हो गए। पहले से सारी प्लानिंग जो है वो की हुई थी कि जी मुझे अगर गिरफ़्तार कर लिया जाए तो आपने इस जगह पे जाना है और ये कुछ करना है, इसकी पहले से सारी मनसूबाबंदी थी। ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, इस्तरारी कोई रद्द-ए-अमल नहीं था, पहले से तय था। लिबर्टी चौक से ये लोग जमा हुए, इन्होंने चलना शुरू किया, ये सदीक ट्रेड सेंटर पहुँचे, वहाँ से जो शेरपाऊ ब्रिज है उसके ज़रिए ये कैंट में दाखिल हुए, वहाँ से गिरजा चौक पहुँचे और गिरजा चौक से फिर ये कोर कमांडर हाउस की तरफ इनका रुख हो गया। जब ये शेरपाऊ ब्रिज इन्होंने क्रॉस किया तो इत्तला दी गई फ़ौजी हुकाम को कि जी ये मुजाहिरीन आ रहे हैं इस तरफ, और उनके इस तरह के इरादे जो हैं वो दिखाई देते हैं। अब इस पे एक तो ये है कि कोर कमांडर साहब जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फ़याज़ गनी साहब, एक तो उन्हें अपने ऑफ़िस में होना चाहिए था, कोर कमांडर ऑफ़िस में होना चाहिए था, लेकिन वो कोर कमांडर हाउस में आराम फरमा रहे थे और उन्होंने ये इतलात मिलने के बावजूद भी उन्होंने ये ज़हमत नहीं की कि वो अपने दफ्तर चले जाएं और वहाँ से जाके मामलात को जो है वो हैंडल करें, टैकल करें और ख़ुद संभालें। वो घर पे बड़े आराम से जो है वो बैठे रहे हैं। उनको इतलात दी जाती रही कि जनाब ये मुजाहिरीन जो हैं ये आ रहे हैं, क्या किया जाए। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये एहतजाज कर रहे हैं, इनको करने दें, जहाँ तक ये आ रहे हैं इनको आने दिया जाए। तो जनाब उन्हें आने दिया गया, किसी ने उन्हें रोका नहीं। अल्टीमेटली वो कोर कमांडर हाउस पहुँच गए और कोर कमांडर हाउस के वो अंदर दाखिल हो गए। कोर कमांडर साहब जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ अंदर मौजूद थे। तो जब ये लोग अंदर दाखिल हुए, उन्होंने तोड़ फोड़ की, ये चीज़ें उठा के ले जाना शुरू हुए। तो कोर कमांडर साहब जो हैं वो सिविलियन ड्रेस में थे, तो चुपके से वो उठे और चूँकि सिविलियन ड्रेस में थे तो किसी ने नोटिस नहीं किया और घर से वो जो है वो रफू चक्कर हो गया। और फिर वहाँ मुजाहिरीन ने जो कुछ किया वो आपके सामने, कुछ बताने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये सब कुछ दानिस्ता तौर पे किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई गफलत थी किसी किस्म की या गैर ज़िम्मेदारी थी। मेरा ख्याल है कि डेलिब्रेटली ये सब कुछ किया गया है, क्योंकि अगर ये फ़ैसला कर लिया जाता कि इन मुजाहिरीन को नहीं कैंट में दाखिल होने देना, यानी कोर कमांडर हाउस पहुंचना तो दरकिनार, अगर ये फ़ैसला कर लिया जाता कि इन्हें रोकना है तो फिर ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक बंदा भी कैंट में जो है वो दाखिल हो सकता था। तो सिक्योरिटी जो है वो नहीं बढ़ाई गई, इंतज़ामात नहीं किए गए, बंदोबस्त इस हवाले से नहीं किया गया। लेकिन बाज़ दोस्तों का जो है वो इसरार है कि जी मामला जो है वो ये नहीं है कि डेलिब्रेटली इनको आने दिया गया है। उन दूसरों का इसरार है कि मामला कायदाना सलाहियतों के फुकदान का है और गफलत का है, गैर ज़िम्मेदारी का है, और इसी बुनियाद पर जो है ये कार्रवाई की गई है। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फ़याज़ गनी को जो है वो हटाया गया। बहरहाल PTI को जनाब आप ये क्रेडिट दें कि जी पहली दफ़ा जो है वो ना सिर्फ GHQ पे दावा बोला गया है, बल्कि कोर कमांडर हाउस के अंदर घुस के जो है वो उन PTI के कारकुनान ने जो है वो धमाल डाली है और वहाँ से चीज़ें भी उठा के जो है वो ले गए हैं, वहाँ पे तोड़ फोड़ की है। ऐसे मनाजर या तो तब देखने को मिले थे जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाला था और वो काबुल में दाखिल हुए और सदारती महल के अंदर घुस के आपने देखा होगा कि जी वो बंदूकें उठाए हुए तालिबान जो हैं, कोई सोफ़े पे बैठा हुआ है, कोई कहाँ तोड़ फोड़ कर रहा है, कोई चीज़ कोई उठा के लेके जा रहा है। तो उसी तरह के मनाज़र जो हैं हमें कोर कमांडर हाउस लाहौर में जो है वो देखने को मिले। लेकिन हमारे एक दोस्त का इसरार है कि जी ये जो सूरत हाल है, ये जो मनाज़र थे, इन्हें आप अफ़गान तालिबान के साथ जो है वो तशबीह ना दें, बल्कि इन्हें पाकिस्तानी तालिबान के साथ यानी TTP के साथ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो है वो तशबीह देनी चाहिए। क्योंकि या तो ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं या तो वो GHQ में दाखिल हुए थे, अंदर घुसे थे, या फिर PTI के कारकुनान जो हैं GHQ और कोर कमांडर लाहौर हाउस में जो है वो दाखिल होने में कामयाब हुए हैं। और दोनों के रिश्ते और ताल्लुकात की जो नोयत है वो भी तकरीबन जो है वो एक जैसी है। हमारे इस दोस्त का कहना है कि जी जो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है उसके पास बड़े राज होते हैं, उसे बहुत सारी बातें पता होती हैं, सब
तरीक़ाकार मालूम होते हैं, तो वो किसी भी वक्त आपके घर में दाखिल होकर धमाल डाल सकती है। आपको मुहतात रहना चाहिए, और ख़ास तौर पे अगर आपका ब्रेकअप जो है वो अचानक हुआ हो और जज्बाती तौर पर उसका जो दुख है उस ब्रेकअप का वो बहुत ज़्यादा हो, वो बरकरार हो, सदमे की कैफियत हो, तो फिर यही कुछ होता है जो कोर कमांडर लाहौर हाउस में या फिर GHQ में या फिर पेशावर में जो है वो हमें देखने को मिला। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल उरी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।